इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आज हम फेमिनिस्ट अप्रोच को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि फेमिनिस्ट अप्रोच क्या होती है। इससे पहले हमने आइडियलिस्ट अप्रोच को डिस्कस किया था और साथ ही साथ हमने रियलिस्ट अप्रोच को डिस्कस किया था। जब मैं फेमिनिस्ट अप्रोच की बात करता हूं, इससे पहले आपको फेमिनिज्म को समझना चाहिए। तो फेमिनिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें जेंडर इक्वालिटी की बात की जाती है, जिसमें वुमेन्स के राइट्स की बात की जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, फेमिनिस्ट फॉट फॉर इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, दैट इज जेंडर इक्वालिटी। कि जितने भी फेमिनिस्ट लोग होते हैं, जितने भी फेमिनिस्ट थिंकर्स होते हैं, वो वुमेन्स के राइट्स की बात करते हैं, वो वुमेन्स के लिए इक्वल राइट्स की बात करते हैं, वो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे समाज के अंदर वुमेन्स को इन्फीरियर समझा जाता है, जो हमारे समाज के अंदर वुमेन्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन होती है, जो हमारे समाज के अंदर डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया गया है कि वुमेन्स जो है वो घर के अंदर रहेंगी, घरेलू कामकाज करेंगी और मर्द जो है वो बाहर के काम देखेंगे, वुमेन्स जो है वो बच्चों की रेयरिंग और केयरिंग करेंगी। तो वुमेन्स को जो इन्फीरियर रोल दिया गया है सोसाइटी के अंदर, जो वुमेन्स की डेरोगेटरी कंडीशन है, जो वुमेन्स के पास इक्वल राइट्स नहीं है समाज के अंदर, क्योंकि हमारा समाज पैट्रियार्कल है, हमारा समाज जो है वो पुरुषवादी है, तो वुमेन्स को हमेशा ही एक्सप्लॉइट किया जाता है, वुमेन्स को हमेशा ही इन्फीरियर समझा जाता है। इसलिए वुमेन्स के राइट्स की बात करते हैं फेमिनिस्ट लोग। इसलिए फेमिनिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जहां पे वुमेन्स के राइट्स की बात होती है, जहां पे जेंडर्स इक्वालिटी की बात होती है। जब मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर फेमिनिस्ट अप्रोच की बात करता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब है फेमिनिस्ट अप्रोच इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। तो feminist approach views the sphere of international politics with not only a struggle for power among the nations but also with the power differential between the role assigned and played by both the genders male and female। यहाँ पे इस पैराग्राफ का, इस पॉइंट का क्या मतलब है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हम देखते हैं कि ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा स्ट्रगल फॉर पावर होती है अलग अलग देशों के बीच में। जैसे कि हमने रियलिस्ट अप्रोच को पढ़ा था, रियलिस्ट अप्रोच के अंदर हमें यह देखने को मिला था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कुछ नहीं है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा अलग अलग देश जो हैं वो पावर के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ पावर चाहिए। उनका नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, पावर। उनको क्या कैप्चर करना है, पावर। तो हमेशा अलग अलग देश पावर के लिए भागते हैं, पावर के लिए स्ट्रगल करते हैं, पावर को कैप्चर करना चाहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन फेमिनिस्ट अप्रोच के लोग ये कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल फॉर पावर अमंग द नेशंस नहीं है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर सिर्फ अलग अलग देश पावर के लिए स्ट्रगल नहीं करते हैं, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हमें यह भी देखना चाहिए कि मेल और फीमेल को अलग अलग रोल किस तरीके से दिए गए हैं, फीमेल्स को किस तरीके से निगलेक्ट किया जा रहा है, मेल किस तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं, किस तरीके से मेल्स जो हैं वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, किस तरीके से नेशन के अंदर भी मेल ही डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, मेल्स ही सारे के सारे फैसले ले रहे हैं, मेल्स ही अपनी थियोरीज दे रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, मेल ही सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं। अगर पावर के अंदर पार्टिसिपेशन भी की जा रही है तो वो मेल्स के द्वारा ही की जा रही है। फीमेल्स को किस तरीके से निगलेक्ट किया गया है, फीमेल्स को किस तरीके से इंफीरियर रोल दिया गया है, उसकी यहां पे बात की जाती है। इसलिए यह कहा जाता है कि हमें पावर डिफरेंशियल भी देखना है, हमें यह भी देखना है कि मेल और फीमेल को अलग अलग रोल किस तरीके से दिए गए हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, एक नेशन के अंदर, या फिर किस तरीके से इनको अलग अलग काम दिए गए हैं। मेल किस तरीके से हर जगह पे डोमिनेट कर रहे हैं, मेल किस तरीके से सुपीरियर पोजीशंस को हासिल कर रहे हैं, मेल किस तरीके से डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फीमेल्स को निगलेक्ट करके रखा हुआ है। तो इस पॉइंट का मतलब यह हुआ कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिर्फ स्ट्रगल फॉर पावर अमंग नेशंस नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हमें यह भी देखना चाहिए कि मर्द और औरत को अलग अलग स्टेटस किस तरीके से दिया गया है, मर्द क्यों डोमिनेट कर रहे हैं, मर्द क्यों हर चीज के अंदर आगे हैं, मर्द क्यों इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मर्द ही क्यों अपनी अप्रोचेस दे रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको रियलिस्ट अप्रोच पढ़ाई, रियलिस्ट अप्रोच किसने दी थी, हंस जे मार्गिन्थो ने। उसके बाद मैंने आपको आइडियलिस्ट अप्रोच पढ़ाई, आइडियलिस्ट अप्रोच के अंदर हमने किसको पढ़ा, वुडरो विल्सन को। दोनों कौन थे, मेल थे। फीमेल्स क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रही हैं, फीमेल्स क्यों नहीं डिसाइड कर पा रही हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर क्या होना चाहिए, फीमेल्स क्यों नहीं अपनी थियरीज दे पा रही हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। और साथ ही साथ फीमेल्स के जो कंसर्न हैं, जो औरतों के कंसर्न हैं, जो औरतों के मुद्दे हैं, जो औरतों की रिप्रेजेंटेशन है, वो हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर क्यों नहीं देखने को मिल रही है। यहां पे पावर डिफरेंशियल या फिर अलग अलग रोल क्यों दे दिए गए हैं मेल और फीमेल को। तो ये सब आता है फेमिनिस्ट अप्रोच के अंदर। जैसे कि फेमिनिस्ट बिलीव्स इन द एरिना ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स
nations are primary actors, neither women are truly represented, nor their concern and needs were taken seriously। यहां पे ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर नेशंस को प्राइमरी एक्टर माना जाता है, कि नेशंस जो है वो प्राइमरी एक्टर हैं। नेशंस प्राइमरी एक्टर होने का क्या मतलब है? मतलब कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर मेन रोल कौन प्ले कर रहा है? भाई नेशंस कर रहे हैं ना, नेशंस एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, नेशंस की यहां पे बात हो रही है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है क्या ओवरऑल में? नेशंस का क्या है? एक मैग्नीफाइड वर्जन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि नेशंस तो प्राइमरी एक्टर्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, मगर वुमेन्स के जो कंसर्न्स हैं, वुमेन्स की जो रिप्रेजेंटेशन है, वो हमें क्यों नहीं देखने को मिल रही है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर वुमेन्स की नीड्स को सीरियसली क्यों नहीं लिया जा रहा है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर नेशंस सिर्फ पावर की बात क्यों कर रहे हैं? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर नेशंस सिर्फ पावर को कैप्चर करने की बात क्यों कर रहे हैं? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर नेशन सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट के पीछे क्यों भाग रहे हैं? वुमेन्स की बात क्यों नहीं की जा रही है ग्लोबल लेवल के ऊपर? वुमेन्स की नीड्स को सीरियसली क्यों नहीं लिया जा रहा है? वुमेन्स को रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? इस अप्रोच के अंदर यह भी कहा जा रहा है कि जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है अलग अलग देशों के अंदर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती है, इसके अंदर वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है। मतलब कि अगर आप एक देश की बात कर लो, देश के अंदर जितनी भी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस हैं, जितने भी डिसीजन मेकिंग के ऑर्गन्स हैं, वहां पे वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने देश की बात करता हूं। हमारे देश के अंदर डिसीजन मेकिंग किसके द्वारा की जाती है? पार्लियामेंट के द्वारा की जाती है। पार्लियामेंट भी एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है। तो पार्लियामेंट के अंदर मुझे बताइए आप कितनी फीमेल एमपीज हैं? 12% होंगी। तो अगर हमारे देश के अंदर 50% वुमेन्स हैं, उसमें से सिर्फ 12% वुमेन्स क्यों पार्लियामेंट के अंदर हैं? 50% वुमेन्स क्यों नहीं है पार्लियामेंट के अंदर? उसके बाद हमारे देश के अंदर जुडिशरी में कितनी वुमेन्स हैं? मुझे बताइए। एमएलएस कितनी वुमेन्स हैं अलग अलग स्टेट की असेंबलीज के अंदर? मुझे बताइए। ऑफिसर्स कितनी हैं वुमेन्स? मुझे बताइए। जितनी भी हमारे देश के अंदर बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं, वहां पे वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं दी जा रही है? वुमेन्स की संख्या वहां पे कम क्यों है? तो इस चीज की यहां पे बात की जाती है। इसमें यह कहा जाता है कि चाहे देश के अंदर की बात कर लो, देश के अंदर जितनी भी डिसीजन मेकिंग हो, देश के अंदर जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती हो, चाहे पार्लियामेंट के द्वारा, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा, वहां पे वुमेन्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही है। वहां पे वुमेन्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही है। और चाहे आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कर लीजिए, चाहे आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लीजिए, चाहे आप यूएनओ की बात कर लीजिए, चाहे आप आईएमएफ की बात कर लीजिए, चाहे आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लीजिए, जो हमारे वर्ल्ड लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पे भी वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही है। वहां पे भी वुमेन्स जो है वो इक्वली रिप्रेजेंट नहीं हो रही है। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है, जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, चाहे वो देश के लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट्स के लेवल पे हो, चाहे वो रीजन्स के लेवल पे हो, चाहे वो विलेज की पंचायत के लेवल पे हो, वहां पे वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही हैं। उसके बाद अगर मैं इसके मेन एक्सपोनेंट्स की बात करूं कि इस अप्रोच को कौन देता है, इस अप्रोच के मेन सपोर्टर्स कौन है, एक्सपोनेंट कौन है, कौन से वो थिंकर्स हैं जो इस अप्रोच के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसके अंदर हमें A.N. टिकनर देखने को मिलती हैं, जीन बैथे है, रॉबी डिथेन, ये सब एक्सपोनेंट्स हैं इस अप्रोच के, मतलब कि फेमिनिस्ट अप्रोच इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ये मेन एक्सपोनेंट हैं। उसके बाद जब मैं फेमिनिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करता हूं, मतलब कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जब मैं फेमिनिस्ट अप्रोच की बात करता हूं, तो इसको हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं। जैसे कि सबसे पहली टाइप इसकी है इंपीरिकल फेमिनिज्म। अब इंपीरिकल फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है? Supporters of empirical feminism believes that women issues, genuine demands, their grievances and concerns were excluded in the study of international politics। तो जो इंपीरिकल फेमिनिज्म है, इसके सपोर्टर्स ये विश्वास रखते हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि जितने भी वुमेन इश्यूज हैं, जितनी भी वुमेन्स की डिमांड्स हैं, जेन्युइन डिमांड्स हैं, जितने भी वुमेन्स के ग्रीवियंसेस हैं, जितने भी वुमेन्स के कंसर्न्स हैं, उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की स्टडी के अंदर एक्सक्लूड करके रखा हुआ है। इसका सिंपल सा मतलब हुआ वही जो मैं पहले से आपको समझाते आ रहा हूं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर सिर्फ पावर की बात होती है, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है, वुमेन्स के इश्यूज की बात नहीं होती है, वुमेन्स के राइट्स की बात नहीं होती है, वुमेन्स के डिमांड्स की बात नहीं होती है, उनकी ग्रीवियंसेस, उनके कंसर्न्स की बात नहीं होती है। इंपीरिकल फेमिनिज्म के सपोर्टर्स का ये कहना है।
उसके बाद सेकंड टाइप इसकी आती है एनालिटिकल फेमिनिज्म। एनालिटिकल फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है? इट हेल्ड द नेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर निग्लेक्टिंग द फेमिनिस्ट कंसर्न्स एंड स्ट्राइविंग ओनली विद द ब्रॉडर एंड बाइज्ड पर्सपेक्टिव ऑफ अचीविंग देयर नेशनल गोल्स। इसके अंदर नेशंस को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है। एनालिटिकल फेमिनिज्म जो है, इसके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने जितने भी नेशंस हैं उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया हुआ है वुमेन्स के कंसर्न्स को निगलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो नेशंस हैं वो सिर्फ नेशनल गोल्स को अचीव करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो वुमेन्स की डिमांड्स को, वुमेन्स के कंसर्न्स को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। मतलब कि नेशंस जो हैं वो वुमेन्स की बात नहीं करते हैं, वो अपने नेशनल गोल्स के पीछे भागते हैं। वुमेन्स के कंसर्न्स की यहाँ पे उनके द्वारा, नेशंस के द्वारा बात नहीं की जाती है। दैट्स वाई नेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर निगलेक्टिंग वुमेन्स, फॉर निगलेक्टिंग फेमिनिस्ट कंसर्न्स। दे आर ओनली स्ट्राइविंग फॉर ब्रॉडर एंड बाइज्ड पर्सपेक्टिव ऑफ अचीविंग देयर नेशनल गोल्स। उसके बाद थर्ड इसके अंदर आता है नॉर्मेटिव फेमिनिज्म। नॉर्मेटिव फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है? इसके अंदर यह कहा गया है कि जितने भी वर्ल्ड के अंदर फॉरम्स हैं, जितने भी वर्ल्ड के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पे वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है कि वो भी वहां पे अपनी बात को रख सकें, वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। यहां पे यह कहा गया है कि हार्डली एनी फॉरम्स वेयर वुमेन आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक फॉर देम। कि बहुत गिने चुने फॉरम्स ऐसे हैं, बहुत गिने चुने ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जहां पे वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां पे वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपनी डिमांड्स को वहां पे रेज कर सकें, वो अपने कंसर्न्स को वहां पे रख सकें, वो अपने आप को वहां पे रिप्रेजेंट कर सकें, वो वहां पे अपने लिए बोल सकें। तो बहुत सारे कम फॉरम्स ऐसे हैं जहां पे वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन मिलती है, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है बोलने के लिए, वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद इसके अंदर ये कहा गया है नॉर्मेटिव फेमिनिज्म के अंदर दैट ग्लोबल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स इन जनरल आर डोमिनेटेड बाय मेन। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी ग्लोबल सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनको जनरली मेंस के द्वारा डोमिनेट किया जाता है। जैसे कि आप सोसाइटी के अंदर देख लीजिए, सोसाइटी के अंदर महिलाओं को क्या दर्जा दिया गया है, हमारे समाज के अंदर वुमेन्स की क्या कंडीशन है। आज भी महिलाओं को कुछ निर्धारित काम दिए गए हैं, जैसे कि महिलाओं को बच्चों की देखरेख करनी है, महिलाओं को घर में खाना बनाना है, महिलाओं को घर के अंदर मर्दों के कपड़े प्रेस करने हैं, महिलाओं को घर के घरेलू कामकाज करने हैं, महिलाओं को बाहर पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, महिलाएं वो काम नहीं कर सकती हैं जो मर्द करते हैं, बड़े बड़े काम। तो यहाँ पे आज भी महिलाओं को हमारी सोसाइटी के अंदर एक डिग्रेडेड स्टेटस दिया गया है। आज भी हमारे समाज के अंदर महिलाओं की जो है वो बड़ी बुरी स्थिति है। आज भी हमारे समाज के अंदर महिलाएं जो है वो इंफीरियर समझी जाती हैं, उनको जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम मर्दों की बात करें तो मर्द जो है वो सोसाइटी के अंदर डोमिनेट करते हैं, मर्द जो है वो सोसाइटी के अंदर जो है वो सुपीरियर स्टेटस को होल्ड करते हैं। वहीं दूसरी ओर आप इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स की बात कर लीजिए, इकोनॉमिकली बात कर लीजिए, ज़्यादा बिजनेसमैन कौन है? मर्द हैं। ज़्यादा प्रॉपर्टी को होल्ड कौन कर रहा है? मर्द कर रहे हैं। ज़्यादा पैसा किसके पास है? मर्दों के पास है। तो महिलाएं यहाँ पे भी निगलेक्ट कर दी गई हैं। इकोनॉमिकली वुमेन्स आर निगलेक्टेड। आज हमारी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज को मर्द चलाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस को मर्द चलाते हैं, महिलाओं की कंडीशन वहां पे भी बुरी है। और तीसरी ओर आप यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की बात कर लीजिए, तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी है कि जैसे हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कितना है? महिलाएं सिर्फ 12% है। वहीं अगर हम महिलाओं की पॉपुलेशन देखें तो वो 50% है। तो यहाँ पे आप पॉलिटिकली देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं निगलेक्ट कर दी गई हैं। इस तरीके से यहाँ पे कहा गया है कि सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो महिलाएं निगलेक्ट कर दी गई हैं, और यहाँ पे मेल्स जो है वो हायरार्किकली डोमिनेट करते हैं सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को। तो ये है नॉर्मेटिव फेमिनिज्म। मतलब कि इसके अंदर ये कहा गया है कि कुछ ही ऐसे फॉरम्स हैं जहां पे महिलाओं को अपनी बात करने का हक मिलता है, और इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर पूरी दुनिया के अंदर मेंस डोमिनेट करते हैं, महिलाएं यहां पे भी निगलेक्ट कर दी गई हैं। आइए अब हम फेमिनिस्ट अप्रोच के फीचर्स को डिस्कस करते हैं। वैसे तो मैंने आपको फीचर्स ऑलरेडी बता दिए हैं, जो भी मैंने आपको बताया है वही इन फीचर्स के अंदर होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार जल्दी से इन फीचर्स को कवर करेंगे और उसके बाद हमारी फेमिनिस्ट अप्रोच जो है वो खत्म हो जाएगी। तो जब मैं इसके फीचर्स की बात करता हूं तो जैसे पहले मैंने आपको बताया है वही यहाँ पे रेपिटेशन होगी, जैसे कि इंटायर इंटरनेशनल एरिना डिस्क्रिमिनेटरी टू वुमेन एंड फेवर्स मेल्स इंटरेस्ट ओनली। यहाँ पे ये कहा गया है कि जितना भी इंटरनेशनल एरिना है, इतनी भी सारी की सारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वहाँ पे वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है और सिर्फ मेल्स के इंटरेस्ट को फेवर किया जाता है। कैसे किया जाता है मैंने आपको बताया, वुमेन्स के इशूज़ को, डिमांड्स को, ग्रीवेंसेस को वहाँ पे एड्रेस नहीं किया जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। इवन कि वुमेन्स के पास ये हक नहीं है कि वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स के अंदर डिसीजन मेकिंग कर सकें। वुमेन्स को पूरे तरीके से वहां पे निग्लेक्ट करके रखा हुआ है, वुमेन्स के बारे में वहां पे बात होती ही नहीं है। उसके बाद इसके अंदर ये कहा गया है कि सोशल हायरार्किकल स्ट्रक्चर प्लस पैट्रियार्की, कि जितने भी हमारे समाज के अंदर एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है कि वुमेन्स को सिर्फ ये करना है, मेंस को ये करना है, वुमेन्स जो है वो इंफीरियर हैं, वुमेन्स को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, वुमेन्स को जो निचला दर्जा समाज के अंदर दिया जाता है, और साथ ही साथ जो हमारे समाज का पैट्रियार्कल माइंडसेट है, जो पैट्रियार्की है, जो पुरुषवादी समाज है, जो मर्दों को ज्यादा अहमियत देता है, जो मर्दों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, उनकी वजह से ये सब चीजें रिस्पॉन्सिबल है जिससे वुमेन्स का सप्रेशन होता है। मतलब कि सोशल हायरार्किकल स्ट्रक्चर से, पैट्रियार्की की वजह से सप्रेशन ऑफ वुमेन होता है, वुमेन्स को सप्रेस किया जाता है, वुमेन्स की कंडीशन डेरोगेटरी हो जाती है, वुमेन्स की एक्सप्लॉयटेशन होती है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर सबसे पहले, उसके बाद सोसाइटी के अंदर अगर होती है तो पूरे नेशन के अंदर होती है, और जब पूरे नेशंस के अंदर होती है तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी वुमेन्स की कंडीशन जो है, वुमेन्स का सप्रेशन होता है। यहां पे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी सोशल हायरार्किकल स्ट्रक्चर हैं, जो पैट्रियार्की है, जो हमारे समाज के अंदर महिलाओं को निचला दर्जा दिया जाता है, जो हमारे समाज के अंदर महिलाओं को इंफीरियर स्टेटस दिया जाता है, जो हमारा समाज पैट्रियार्कल समाज है, पुरुषवादी समाज है, जहां पे मर्द को इंपॉर्टेंस दी जाती है, जहां पे मेल्स का जो है वो सुपीरियर स्टेटस है समाज के अंदर, इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, वुमेन्स का सप्रेशन होता है, वुमेन्स की एक्सप्लॉयटेशन होती है समाज के अंदर। और जब समाज के अंदर एक्सप्लॉयटेशन होती है महिलाओं की, तो पूरे देश के अंदर महिलाओं की एक्सप्लॉयटेशन होती है, और जब अलग अलग देशों के अंदर महिलाओं की एक्सप्लॉयटेशन होती है तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी महिलाओं की एक्सप्लॉयटेशन होती है। तो जो हमारा समाज है, जो हमारा समाज का स्ट्रक्चर है, जो हमारे समाज के अंदर महिलाओं को इंफीरियर समझा जाता है, जो हमारे समाज की पुरुषवादी सोच है, उसी की वजह से हमारे समाज के अंदर महिलाओं का सप्रेशन होता है, महिलाओं को एक्सप्लॉयटेशन होता है, और उसके बाद पूरे देश के अंदर महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन होता है, एंड देन पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन और सप्रेशन होता है। उसके बाद थर्ड फीचर इसके अंदर आता है, इंटायर स्ट्रीम ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज नॉन सीरियस रिगार्डिंग द डिमांड्स, नीड्स एंड ग्रीवेंसेस ऑफ वुमेन। यहां पे ये कहा गया है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वो जो पूरी की पूरी स्ट्रीम है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पूरा एरिना है, वहां पे हमें नॉन सीरियसनेस देखने को मिलती है वुमेन्स की डिमांड्स, नीड्स और ग्रीवेंसेस के रिलेटेड। मतलब कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर महिलाओं की बात होती ही नहीं है, महिलाओं की डिमांड्स, ग्रीवेंसेस, नीड्स की बात नहीं होती है, वहां पे हमें नॉन सीरियसनेस देखने को मिलती है। देयर इज नो सीरियसनेस रिगार्डिंग द डिमांड्स, नीड्स एंड ग्रीवेंसेस ऑफ वुमेन इन द स्ट्रीम ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उसके बाद फोर्थ इसके अंदर क्या आता है, क्रिटिसाइजेस नेशंस टू नॉट फोकस ऑन वुमेन विच लेड टू देयर सब्जुगेशन। यहां पे नेशंस को क्रिटिसाइज किया जाता है, जहां पे देशों को क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि देश जो है वो वुमेन्स के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि अलग अलग नेशंस जो है वो वुमेन्स के राइट्स की बात नहीं करते हैं, क्योंकि अलग अलग नेशंस जो है वो वुमेन्स की डिमांड्स को जो है वो कंसर्न्स को जो है वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि अलग अलग नेशंस जो है वो अलग अलग चीजों के पीछे भागते रहते हैं। नेशनल पावर को कैप्चर करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन महिलाओं के प्रति नेशंस का कोई भी ध्यान नहीं होता है। इसीलिए महिलाओं की सब्जुगेशन होती है, इसलिए महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन होता है। उसके बाद फिफ्थ इसके अंदर आता है, इंटरनेशनल फोरम्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया है, हार्डली कोई इंटरनेशनल फोरम्स होंगे जहां पे वुमेन्स को पूरी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी बात रखने की, हार्डली। मतलब कि सारे के सारे इंटरनेशनल फोरम्स जो हैं वो महिलाओं को मौका नहीं देते हैं कि महिलाएं अपने आप को वहां पे रिप्रेजेंट कर सकें। तो इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर महिलाओं को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर महिलाओं को मौका नहीं दिया जाता है कि वो अपने कंसर्न्स को, डिमांड्स को, ग्रीवेंसेस को वहां पे रख सकें, अपनी आवाज को वहां पे उठा सकें। एंड दैट्स व्हाई इंटरनेशनल फोरम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन। वुमेन्स की ऐसी कंडीशन है, इसलिए इंटरनेशनल फोरम भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर भी महिलाओं को मौका नहीं दिया जाता है, रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती है। कुछ ही ऐसे फोरम्स होंगे जहां पे महिलाओं को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, अदरवाइज इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर भी वही हालत है, वहां पे भी महिलाओं को मौका नहीं दिया जाता है, जिससे महिलाओं की एक्सप्लॉयटेशन होती है, महिलाओं की सब्जुगेशन होती है। उसके बाद सिक्स्थ इसके अंदर आता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज मैस्कुलिन इन नेचर एंड डू नॉट कंसीडर इमोशंस। अब इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज मैस्कुलिन नेचर का क्या मतलब हुआ, और ये इमोशंस को कंसीडर नहीं करती है, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए, जब मैं आपको रियलिस्ट थ्योरी पढ़ा रहा था, रियलिस्ट अप्रोच पढ़ा रहा था, तो वहां पे ये कहा गया कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ अलग अलग देश पावर के लिए स्ट्रगल करते हैं।
जैसे आइडियलिस्ट थिंकर्स ये कहते थे ना कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर सब सही हो जाएगा, सब बढ़िया बढ़िया हो जाएगा, सब मजे मजे हो जाएंगे, कोई किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगा, हथियार नहीं होंगे, हथियारों के ऊपर रोक लगाई जाएगी, ये सब आइडियलिस्ट थिंकर्स कहते थे। वहीं रियलिस्ट थिंकर्स का ये कहना था कि भाई तुम तो हवा में बातें कर रहे हो, तुम तो हसीन ख्वाब देख रहे हो जिनको हकीकत नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि रियलिस्ट थिंकर्स का ये कहना था कि जो इंसान है वो बाई नेचर ही सेल्फिश है, इंसान जो है वो बाई नेचर ही फिकल है। जैसे कि अगर आप थॉमस हॉब्स की बात कर लें, जैसे आप मैकेबली की बात कर लें, मैकेबली और हॉब्स का ये कहना है दैट मैन बाई नेचर इज सेल्फिश, man by nature is fickle, man by nature is deceive, man by nature is quarrelsome। इंसान है ही सेल्फिश, खुद गर्ज है, इंसान को किसी और का कुछ लेना देना नहीं है, इंसान सिर्फ अपनी चीजों के पीछे भागता है, इंसान सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे भागता है, इंसान सेल्फिश इन नेचर है, ये यहां पे कहा गया था। और ये कहा गया था कि अगर इंसान ही सेल्फिश इन नेचर है तो पॉलिटिक्स क्या खाग अच्छी होगी, पॉलिटिक्स क्या खाग आइडियलिस्ट होगी, क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर सब सही सही मजे से रहेंगे, एक दूसरे की फिक्र करेंगे? ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई, जब इंसान ही सेल्फिश है, इंसान ही खुदगर्ज है। तो यहां पे ये कहा गया था कि अगर इंसान ही सेल्फिश है, इंसान ही सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे भागता है तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी सेल्फिश होगी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी नेशनल इंटरेस्ट होगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी पावर के पीछे अलग अलग देश भागेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सही सही नहीं हो सकती है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया नहीं हो सकता है, वॉर्स खत्म नहीं हो सकती है, लड़ाइयां खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि इंसान ही झगड़ालू है, इंसान ही क्वारलसम इन नेचर है, इंसान के नेचर में है लड़ाई करना, ये यहां पे कहा गया था। लेकिन यह कहा जाता है कि जो हॉब्स और मैकेबली ने ह्यूमन नेचर को एग्जामिन किया, जो हॉब्स और मैकेबली ने ह्यूमन नेचर को एनालाइज किया, वो उन्होंने मेल सेंट्रिक एनालिसिस किया था। मेल सेंट्रिक एनालिसिस करने का क्या मतलब है? उसने कहा मैन इज सेल्फिश बाय नेचर, ही डिड नॉट टॉक अबाउट वुमेन। चलो ठीक है, उसने मैन एज अ पर्सन इस्तेमाल किया होगा, उसने मैन इंसान को कहा होगा, लेकिन जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं के अंदर काफी सारे ऐसे इमोशंस होते हैं जो मर्द के मुकाबले अलग होते हैं। जैसे कि महिलाएं केयरिंग इन नेचर होती हैं, महिलाएं ज्यादा केयरिंग होती हैं, महिलाएं जो है वो पावर के पीछे नहीं भागती हैं। तो यहां पे ये कहा गया है कि तुमने जो इंसान के नेचर को एग्जामिन किया है, एनालाइज किया है, वो तुमने मर्द के नेचर को एनालाइज करने की कोशिश की है, तुमने महिलाओं के नेचर को एनालाइज करने की कोशिश नहीं की है। और क्योंकि तुमने सिर्फ मर्द के बारे में सोचा है, मर्द के इमोशंस को, मर्द को एनालाइज करने की कोशिश की गई है, इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो मैस्कुलिन नेचर है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ मर्द की बात हुई है, मर्द को सेंटर में लिया गया है, मेल सेंट्रिक एनालिसिस किया गया है। दैट्स व्हाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज मैस्कुलिन नेचर एंड you did not consider emotions, you did not consider women, you did not analyze the nature of women, because the nature of women and the nature of men is totally different। जो महिलाएं हैं वो केयरिंग भी होती हैं, महिलाएं लविंग भी होती हैं, महिलाएं जो हैं वो दूसरे का भी सोचती हैं। हालांकि मेंस भी ऐसे होते हैं जो लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं। दैट्स वाई तुमने ह्यूमन इमोशंस को कंसीडरेशन में नहीं लिया है, दैट्स वाई तुमने वुमेन्स के इमोशन को कंसीडरेशन में नहीं लिया है। दैट्स वाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज मैस्कुलिन इन नेचर एंड डू नॉट कंसीडर इमोशंस। तो ये है 6 पॉइंट का, 6 फीचर का मतलब। उसके बाद एक और फीचर आपको मैं यहां पे बता देता हूं। इसके अंदर यह कहा गया है कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी डिसीजन मेकिंग ऑर्गन्स हैं, जितने भी पॉलिसी मेकिंग स्ट्रक्चर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो लेजिस्लेचर्स हो, चाहे वो अलग अलग ब्यूरोक्रेटिक बॉडीज हो, चाहे वो जुडिशियल बॉडीज हो, वहां पे भी महिलाओं को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। वहां पे भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दी थी किसकी, अपने पार्लियामेंट की, जहां पे सिर्फ और सिर्फ 12% महिलाएं हैं। तो इस तरीके से हम इसके फीचर्स को कवर करते हैं, फेमिनिस्ट अप्रोच के फीचर्स को देखते हैं, और इसी के साथ साथ हम अपनी फेमिनिस्ट अप्रोच को यहाँ पे खत्म भी कर देते हैं, जिसके अंदर हमने ये समझा कि फेमिनिस्ट थिंकर्स जो हैं वो अपना कंसर्न रेज कर रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, ये कहकर कि भाई महिलाओं की बात क्यों नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ मर्दों की बात क्यों हो रही है, पूरी की पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मेल सेंट्रिक क्यों है, पूरी की पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अगर थियोरीज दी जा रही हैं, डिसीजंस लिए जा रहे हैं, अप्रोचेस दी जा रही हैं, एकेडमिक कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, तो वो मर्दों के द्वारा क्यों दिया जा रहा है, महिलाएं उसके अंदर निगलेक्टेड क्यों है।
ये सब आता है फेमिनिस्ट अप्रोच के अंदर। तो इसी के साथ हम अपनी फेमिनिस्ट अप्रोच को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेके, तब तक आप सबको धन्यवाद।